बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एंट्री टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है और यहां पर हम जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 2 बुक 1 का सेट फंक्शंस एंड ग्रुप्स है। और इस चैप्टर में से आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपका, ठीक है, और वो आपका है लॉजिक्स। लॉजिक्स एक्चुअली ये फ़िलॉसफी का टॉपिक है और एरिस्टोटल का ये कहना था, जो कि लॉजिक्स का फादर है, जिसे आप इसका बानी कहा जाता है। एरिस्टोटल का ये कहना था कि लॉजिक्स जो है ये जितनी मैथमेटिक्स के नज़दीक है और किसी भी साइंस के इतना नज़दीक नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर आप घंटों जो है वो हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चूँकि आपकी एंटी टेस्ट सीरीज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ तो आपकी बुक में ये छोटा सा बस एक टॉपिक है, ठीक है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। बड़ी स्ट्रगल के साथ कुछ यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स जो हैं वो कलेक्ट की हैं, ठीक है, जो कि आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करूँगा। तो डिफरेंट टीचर्स को मैंने यहाँ पर पढ़ाते हुए देखा कि जब भी वो ये टॉपिक डिस्कस करते हैं तो लॉजिक जो है वो बच्चे को मेन जो चीज़ आपकी है, लॉजिक क्या होती है, लॉजिक के मुतालिक नहीं बताते। बस थोड़ा सा हल्का सा, मतलब जैसे इंसान बच कर गुजर जाता है तो डायरेक्टली वो इंडक्टिव डिडक्टिव लॉजिक के ऊपर आ गए, प्रोपोजिशन बता दी, ठीक है, और फिर एरिस्टोटेलियन नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक के मतलब थोड़ी सी डेफिनेशन दी और जनाब काम ख़त्म। मैं इंशाल्लाह यहाँ पर कोशिश करूँगा कि सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि लॉजिक एक्चुअली क्या चीज़ है। जब तक आपको लॉजिक का नहीं पता लगा कि लॉजिक लफ्ज़ है क्या, ठीक है, तब तक आपको ये अगली चीज़ें समझ नहीं आने वाली। तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर यहाँ पर जो हमारे टॉपिक जो हैं जिनके मतलब हमने डिस्कशन करनी है वो ये हैं कि लॉजिक्स क्या चीज़ है, इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक्स क्या हैं, प्रोपोजिशन किसे कहते हैं, एरिस्टोटेलियन और नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स क्या होती हैं। देखें जी, यहाँ पर लॉजिक्स के मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने से पहले मैं सिंपल सी एक बात आपको बताता हूँ कि लॉजिक क्या है। तो लॉजिक को एक्चुअली आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन वी ड्रा conclusion on the based of some reasons, such reasons are called logics. Such reasons are called logics. जब आप कोई फ़ैसला करें, किसी नतीजे के ऊपर पहुँचें, तो आपका फ़ैसला, आपका जो नतीजा है, जो आपकी कंक्लूजन है, वो किसी रीज़न के ऊपर बेस कर रही होती है। कोई वजह होती है जिसके ऊपर वो बेस कर रही होती है। वो जो वजह है एक्चुअली वो तो लॉजिक है, वही तो लॉजिक है। आप अगर गूगल से डेफिनेशन देखें, आप मुख्तलिफ बुक्स पढ़ें, तो उसमें लिखा हुआ है कि लॉजिक इज़ अ साइंस ऑफ रीजनिंग। ये साइंस ऑफ रीजनिंग है। लॉजिकल मीन करेक्टली रीजनड। जब आप कोई बात बड़ी दलील के साथ करते हैं, बड़ी अथेंटिक बात करते हैं, दलाइल देकर बात करते हैं, ठीक है, तो जनाब आप कहते हैं जी आपने बड़ी लॉजिकल बात की है, ठीक है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, तो मेन चीज़ यहाँ पर जो मैं आगे यहाँ पर सारी डिस्कशन करूँगा, उस सारी चीज़ का जो खुलासा है वो ये है कि व्हेन वी ड्रा कंक्लूजन, जब आप कोई कंक्लूजन ड्रा करते हैं, किसी नतीजे पर पहुँचते हैं, लेकिन आपका वो जो नतीजा होता है वो हमेशा कुछ रीज़न्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। वो जो रीज़न्स है वही तो लॉजिक कहलाती हैं, वही रीज़न वजूहात, यही नहीं तो आप लॉजिक कहते हैं। ले बेटा जी, अब यहाँ पर लॉजिक के मतलब मैं यहाँ पर डिटेल से अब यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ। चंद एक एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पर मैं रखता हूँ जिससे आपको आइडिया होगा कि लॉजिक एक्चुअली क्या चीज़ है। इंशाल्लाह आज आपको ये टॉपिक समझा के भेजेंगे, बस आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। देखें बेटा, आप ज़िंदगी में हर मुकाम पर कोई ना कोई फ़ैसला करते हैं, हर टाइम कोई ना कोई फ़ैसला करते हैं। अब ये जो फैसले आप कर रहे हैं, ये जो कंक्लूजन आप ड्रा कर रहे हैं, ज़िंदगी के हर मोड़ पर कोई ना कोई नतीजा आप अख़ज़ कर रहे हैं, ये जो फ़ैसले हैं ये आपके
किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कुछ रीजंस हैं, कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से आपने ज़िंदगी का हर कोई फ़ैसला किया होता है, ठीक है। वो मैं बता रहा हूँ कि वो जो रीजंस हैं वो क्या हैं, लॉजिक्स हैं। मिसाल के तौर पर देखें, एक टीचर जो है, टीचर के पास उसका स्टूडेंट आके कहता है कि सर मुझे एक रेक्टेंगल का डायामीटर बता दें, ये एक रेक्टेंगल है, इसका डायामीटर बता दें। उसका टीचर उसे कहता है कि बेटा रेक्टेंगल का डायामीटर नहीं होता। तो सर डायामीटर किसका होता है? वो कहता है, टीचर उसका कहता है कि बेटा डायामीटर जो होता है ना वो सर्कल का होता है। ये जो डायामीटर की जो टर्म है ये सर्कल के साथ रिलेटेड है। अब जब वो बात, बच्चा ये बात जब उसे सुनता है, जब ये बात सुनता है कि उसके टीचर ने कहा है कि डायामीटर जो है वो सिर्फ सर्कल के साथ रिलेटेड है, तो अब वो यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रा करता है और वो अपने टीचर से कहता है। और वो कंक्लूजन क्या ड्रा करता है? वो कहता है कि सर इसका मतलब ये है कि हर पॉलीगॉन जो है उसका डायामीटर फिर नहीं होता होगा। उसके टीचर ने कहा बिल्कुल बेटा ऐसे ही है। अब ये जो बच्चे ने कंक्लूजन ड्रा की है कि हर पॉलीगॉन का डायामीटर नहीं होता, इस कंक्लूजन के पीछे कौन सी चीज़ बेस बनी है? वो बेस बनने वाली जो चीज़ है वो उसके टीचर की ये लाइन है कि डायामीटर जो है ये टर्म सिर्फ सर्कल के साथ रिलेट है। और उसके बच्चे ने ये जो कंक्लूजन ड्रा कर लिया कि हर पॉलीगॉन का डायामीटर नहीं होता, ठीक है, ये कंक्लूजन है, ये नतीजा है। और जिसकी बुनियाद के ऊपर उसने एक नतीजा ड्रा किया था वो लॉजिक है जो उसके टीचर ने दी थी उसको, कि बेटा डायामीटर सिर्फ सर्कल का होता है, पॉलीगॉन का डायामीटर नहीं होता। दूसरी एग्जांपल सुने, आप अपने किसी दोस्त के घर जाते हैं और पूछते हैं क्या हाल है बेटा, आप बच्चों का क्या हाल है, बड़े बेटे का, फलां बेटे का क्या हाल है, ठीक है। वो कहता है, आपका दोस्त कहता है यार मैं उसे नहीं बुलाता, अपने बेटे को नहीं बुलाता। भाई क्यों नहीं बुलाते अपने बेटे को? तुम कहना नहीं मानता, उसे जब भी कोई काम कहते कहने नहीं मानता, लादा मैंने उसको बुलाना ही छोड़ दिया है। अब यहाँ पर जो उसका बाप ये कह रहा है कि मैंने उसको बुलाना ही छोड़ दिया है, ये जो उसने कंक्लूजन ड्रा की है वो किस वजह से कंक्लूजन ड्रा की है, उसने क्या दलील दी है? वो कहता है भाई क्यों नहीं बुलाते, कहना ही नहीं मानता। ये जो कहना नहीं मानता ये चीज़ बेस बनी है, ये वजह बनी है, ये रीज़न है, ये लॉजिक है यहाँ पर उसको ना बुलाने की वजह से। आप अपने एक दोस्त से मिलते हैं, आप उसको देखते हैं कि वो जनाब सपोज़ आप खाते वक्त उसको देख रहे हैं, या वैसे आपका दोस्त है वो रोज़ाना आपकी उससे मुलाकात होती है गाहे बगाहे, तो आपसे कहते हैं कि यार तुम्हें यूरिक एसिड हो जाएगा अनकरीब। तो तुम कैसे कह सकते हो भी मुझे यूरिक एसिड हो जाएगा? तुम्हारे पास क्या दलील है? ये जो तुम रोज़ाना गोश्त खाते हो ना 3 टाइम, ठीक है, यही वजह है जिसकी वजह से तुम्हें यूरिक एसिड हो जाएगा, ओवरवेट होते जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर उसकी जो कंक्लूजन है कि तुम्हें यूरिक एसिड हो जाएगा, इसके पीछे बेस क्या है? वो उसने कहा कि जो तुम गोश्त खाते हो रोज़ाना, ठीक है, ये वजह है उसके यूरिक एसिड होने की, ये चीज़ उसके पीछे लॉजिक बनी है। फिर अगली एग्जांपल सुने, एक जज जो है उसके पास एक मुकदमा आता है और जज जो है वो कहता है जी कि इस शख्स को सज़ाए मौत दी जाती है, इसे फांसी दी जाती है। ऑडियंस में से एक बंदा खड़ा होकर कहता है जज साहब इसको फांसी आप दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, इसने क्या ऐसा काम किया है? जज कहता है जी कि इसने कत्ल किया है। तो ऑडियंस वाला वो बंदा कहता है कि जज साहब इसका मतलब ये है कि हर वो शख्स जो किसी दूसरे का कत्ल करेगा उसके लिए जो सज़ा है वो फांसी है? जज कहता है जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहाँ पर जज जो कंक्लूजन ड्रा कर रहा है, जो फैसला दे रहा है कि इसको फांसी देनी है, उसके पीछे बेस क्या है? उसके पीछे बेस क्या बनी है कि भाई इसने खुद कत्ल किया था, ये खुद कातिल है। तो ये जो कातिल है ये लॉजिक है, ये बेस बनी, ये वजह है, रीज़न है। और कंक्लूजन क्या है कि इसको भी फांसी दी जाएगी, ठीक है। अगली एग्जांपल सुने, 2 भाई हैं आपस में बैठे हैं, बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है कि यार आज बारिश, बड़ी तूफ़ानी बारिश होने वाली है। तो छोटा कहता है भाई आपको कैसे पता है बारिश होने वाली है, ठीक है, और बड़ी तूफ़ानी बारिश होगी। अब होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, ठीक है। अब उसके पीछे रीज़न क्या बन रही है? वो कहता है कि ऊपर देखें मौसम कितना अबर उलूद है, बादल छाए हुए हैं। अब सम टाइम ऐसा होता है कि बादल छाने के बावजूद भी बारिश नहीं होती, ठीक है। लेकिन उसने ये जो कंक्लूजन ड्रा की है कि आज बारिश बड़ी तूफ़ानी होने वाली है, इसके पीछे जो बेस्ड है वो बेस क्या बन रही है? मौसम की नवैयत बन रही है, जिसकी वजह से वो जिसको वो लॉजिक बनाकर, ठीक है, ये बात कर रहा है, ये कंक्लूजन ड्रा कर रहा है, ठीक है। तो इन तमाम एग्जांपल्स में आपको क्या समझ आती है? समझ यही आती है कि व्हेन वी ड्रा अ कंक्लूजन ऑन द बेस ऑफ सम रीज़न, जब भी आप किसी नतीजे के ऊपर पहुँचे, किसी फैसले के ऊपर पहुँचे, ठीक है, किसी
सम रीजंस की वजह से। तो वो जो रीज़न है, ठीक है, उसे आप लॉजिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजिक बोलते हैं। क्लियर होगी बात ये? आई होप कि आपको लॉजिक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। मैंने बताया कि जब भी आप ज़िंदगी में हर मकाम पर आप कोई ना कोई फ़ैसला कर रहे होते हैं, वो जो फ़ैसला कर रहे हैं जिस बुनियाद की वजह से हो रहा है, जो उसके पीछे बेस बनी है, वो जो बेस है वो लॉजिक है। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर लॉजिक दो किस्म की होती है। अब ये जो आप फैसला जिस बुनियाद के ऊपर करते हैं ना जी, ठीक है, वो दो तरह की होती हैं। एक इंडक्टिव लॉजिक है और एक डिडक्टिव लॉजिक है। ठीक है, अब इनको ज़रा देखते हैं कि इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक क्या चीज़ है। ले बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर अब इंडक्टिव लॉजिक को मैं यहाँ पर डिफाइन करने लगा हूँ। इंडक्टिव लॉजिक क्या होती है? when we draw conclusion on the base of some observations, such logic is called inductive logic। जब आप कोई कंक्लूजन चंद एक ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद के ऊपर ड्रा कर लेते हैं, जब आप किसी नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं चंद एक फ्यू रिजल्ट्स की वजह से, वो जो फ्यू रिजल्ट्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आप रिजल्ट ड्रा कर रहे हैं, वो उस तरह की जो लॉजिक है वो इंडक्टिव लॉजिक है। चंद एक रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर आपने कोई नतीजा अखज़ कर लिया कि वो ऐसे होगा, ठीक है, तो इस तरह की जो लॉजिक है उसे आप इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। मुख्तलिफ एग्जांपल्स है, बेशुमार एग्जांपल्स आप इंडक्टिव लॉजिक की दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, पहली एग्जांपल मेरी सुने। आप एक दुकानदार के पास जाते हैं, वहाँ से कुछ सामान ख़रीद के लाते हैं, घर आकर खोलते हैं, सामान ठीक नहीं निकलता। फिर आप सोचते हैं शायद वैसे ख़राब होगा। आप फिर कभी दूसरे दिन जाते हैं या फिर कहीं दोबारा जाने का इत्तेफाक होता है, फिर वहाँ से जाकर सामान लेके आते हैं, फिर खोलते हैं, सामान फिर ख़राब होता है। फिर एक मरतबा ऐसा इत्तेफाक होता है कि आप तीसरी मरतबा वहाँ पर जाते हैं, दुकान से फिर माल ख़रीदते हैं, उसी से फिर घर ला लेके आते हैं, और फिर क्या होता है, फिर माल ख़राब निकलता है। अब यहाँ पर अब 3 मरतबा गए, तीनों मरतबा आपने सामान ख़रीदा, सामान खोला, घर आके देखा, सामान ठीक नहीं निकलता। तो अब आप उस दुकान के मतलब ये कंक्लूजन ड्रा कर लेंगे कि यार इसका सारा का सारा माल ही इस तरह का है। हालांकि बेशक वहाँ पर लोगों का हजूम लगा हो, आपको 10-12 बंदे कहते भी हों कि नहीं नहीं यार हमारा माल तो बिल्कुल ठीक निकलता है, लेकिन आपके साथ चूँकि 3 मरतबा ऐसा हुआ, तो आपने सम फ्यू ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर आपने ये कंक्लूजन ड्रा कर ली कि इसकी दुकान का जो माल है वो घटिया है। ठीक है, तो ये जो कंक्लूजन आपने ड्रा की है ये कितनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर है? सम 3 फ्यू ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर है। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन ड्रा करना है वो किसकी एग्जांपल होगी? इंडक्टिव लॉजिक की एग्जांपल होगी। क्लियर होगी बात ये? सेकंड एग्जांपल सुने, आपकी बुक की एग्जांपल है। आप किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी वकील से या किसी टीचर से जाकर मिलते हैं उसकी गुड रिप्यूट की वजह से। आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर आप बीमार हैं, आप मोहल्लेदार से किसी से पूछते हैं कि यार कोई अच्छा डॉक्टर बताओ मुझे, ये मसला है। आपको कहता है यार फ़लाँ बंदा जो है ना डॉक्टर, वो बड़ा अच्छा है, वो स्पेशलिस्ट है चीज़ का। ठीक है, वो बात की बात है कि आपको उससे आराम आता है या नहीं आता। आपने एक बंदे से पूछा, 2 बंदों से पूछा, 3 बंदों से पूछा, 3-4 बंदों ने यही कहा नहीं वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है। तो अब आपकी भी ये राय हो जाएगी कि हाँ यार वो बंदा अच्छा होगा। रिज़ल्ट बाद में निकलेगा, आपको आराम आया या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन आपने ये जो राय कायम कर ली उसके मतलब कि हाँ यार ये 4-5 बंदे ये कह रहे हैं, ठीक है, कि डॉक्टर जो है वो रेप्यूटेड है, ठीक है, वेल रेनॉर्ड पर्सन है, ठीक है, लिहाजा मुझे उसके पास जाना चाहिए, उसके बाद चेकअप करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपने राय कायम की है 4-5 बंदों के ऊपर की बात मानकर, तो ये कौन सी लॉजिक हुई? इंडक्टिव लॉजिक हुई। क्लियर होगी बात? तीसरी एग्जांपल सुने। ऊपर वाली एग्जांपल में मैंने अभी जो जज वाली मिसाल दी थी कि जज ने एक बंदे को सज़ाए मौत दे देता है, उसे फांसी की सज़ा देता है। तो ऑडियंस में से वो जो बंदा पूछता है कि जज साहब आपने इसको सज़ाए मौत क्यों दी है? वो कहता है जी ये कातिल है। ठीक है, अब वो बंदे ने ये जो कहा कि इसका मतलब जज साहब कि हर जो कातिल है उसके लिए सज़ाए मौत ही फांसी है, ठीक है, या उम्र कैद जो है वो उसके लिए है।
ठीक है। वो जज कहेगा जी बिल्कुल यही है। अब ऑडियंस में से वो वही बंदा अगला सवाल जज से पूछता है कि जज साहब आपको कैसे पता है कि ये बंदा कातिल है? तो जज क्या कहता है? जज उसे कहता है कि भाई उसके ख़िलाफ़ जितने भी सबूत आए थे, वो यही कह रहे थे, ठीक है, कि ये बंदा कातिल है, ठीक है, मौका वारदात के ऊपर ये बंदा पकड़ा गया, ये तमाम शवाहिद जो है उसके ख़िलाफ़ हैं। अब हालांकि हो सकता है वो बंदा हकीकत में कातिल ना हो, लेकिन जज ने ये जो चंद एक ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर, चंद एक सबूत की बुनियाद के ऊपर उसको जो है वो गिल्टी कंसीडर कर लिया कि वाकई वो कातिल है, ठीक है। ये जो कंक्लूजन ड्रा कर दी है कि अब उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है, ठीक है, किस वजह से है? चंद एक सबूतों की वजह से है, ठीक है। तो ये क्या कौन सी लॉजिक होगी? इंडक्टिव लॉजिक होगी, जो चंद एक ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, 100% आप इस एग्जांपल से एग्री करेंगे और मैथमेटिक्स के हवाले से मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको देने लगा हूँ। चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन में आपने एक बड़ा ही जो नंबर है, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, जिसके मतलब आपने लाजमी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो देख लें। वहाँ पर लिखा हुआ है कि n² - n + 41, ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर है n की हर वैल्यू के लिए। 18th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, जिसका ये दावा था कि ये n की हर वैल्यू के लिए प्राइम नंबर है, हर नंबर के लिए। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर n की जगह 1 पुट करते हैं तो आप देखें 1 का स्क्वायर -1 + 41 दैट इज इक्वल टू 41। हाँ भाई बिल्कुल 41 तो प्राइम नंबर है। n की जगह यहाँ पर 2 पुट किया, आंसर आया 2 का स्क्वायर -2 + 41, 4 - 2 2 + 41 43 द प्राइम नंबर। 3 का स्क्वायर -3 + 41, 3 का स्क्वायर 9 9 - 3 + 41, ये 9 - 3 आ गया। 6 + 41 47, ये भी प्राइम नंबर है। लो जी 2 3 4 नंबरों के लिए चेक किया, आंसर हर मरतबा प्राइम नंबर आ गया। आपने ये कंक्लूजन ड्रा कर ली और आपने नहीं, मतलब सदियों तक, ये काफ़ी देर तक ये कंक्लूजन चलती रही कि n की हर वैल्यू के लिए क्या है, ये प्राइम नंबर है। उसके बाद आइलर ने ये जब इस नंबर को देखा तो आइलर ने कहा कि भाई अगर n की जगह यहाँ पर 41 पुट कर लिया जाए, n की जगह यहाँ पर जब 41 पुट किया गया तो ये आ गया 41 का स्क्वायर -41 + 41, आंसर बन गया 41 का स्क्वायर। अब 41 का स्क्वायर आप जानते हैं यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब वो प्राइम नंबर क्या होता है वो मैं उसमें नहीं जा रहा, वो आपको पता है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि 41 का स्क्वायर यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है। तो अब आइलर से पहले जितने भी मैथमेटिशियन गुजरे, ठीक है, उन्होंने इसको क्या माना, इस नंबर को प्राइम नंबर माना। कितनी ऑब्जर्वेशन के लिए? सिर्फ 40 ऑब्जर्वेशन के लिए। 41वीं ऑब्जर्वेशन के ऊपर आके ये रिजल्ट हो गया गलत। तो आपने जो 40 n = 40 तक इस चीज़ को ये मान लिया था कि भाई ये प्राइम नंबर है, ठीक है, वो किस चीज़ की एग्जांपल बनती है? इंडक्टिव लॉजिक की एग्जांपल बनती है। आई होप कि आपको इससे बेहतर जो है अच्छी एग्जांपल और कहीं नहीं मिल सकती। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? नेक्स्ट सुने डिडक्टिव लॉजिक। अब डिडक्टिव लॉजिक क्या होती है उसके मुतालिक यहाँ पर हम बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रेज कर लूँ ज़रा यहाँ पर, ले बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम डिडक्टिव लॉजिक को डिफाइन करते हैं। डिडक्टिव लॉजिक क्या होती है? व्हेन वी ड्रा कंक्लूजन on the basis of premises, premises mean previous facts. Such logic is called डिडक्टिव लॉजिक। आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचे, अब चंद ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर नहीं पहुंचे, आप प्रीमिसेस की बुनियाद पर पहुंचे हैं। लफ्ज़ प्रीमिसेस का मतलब है प्रीवियस फैक्ट्स, पिछले मुशाहदात, बिलीव्ड टू बी ट्रू, और उनके मुतालिक आपका ये मानना है कि वो बात दुरुस्त होगी। वो जो पिछले मुशाहदात हैं उनके मुतालिक आप ये सपोज करेंगे, वो मानते हैं आप कि वो चीज़ें ट्रू हैं। तो अब जो कंक्लूजन आप ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, जिन मुशाहदात की बुनियाद पर आप ड्रा कर रहे हैं वो प्रीमिसेस हैं, प्रीवियस फैक्ट्स हैं। वो जो लॉजिक्स हैं वो प्रीवियस फैक्ट्स हैं, आपकी रीज़न जो है, ठीक है।
तो अब जो आपके पास अब जो आप यहाँ पर लॉजिक बनेगी वो आपकी डिडक्टिव लॉजिक बनेगी, ठीक है। इंडक्टिव लॉजिक्स में आपने इस्तेमाल की सम फ्यू ऑब्जर्वेशंस। डिडक्टिव लॉजिक्स में आप जो कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं वो आपके पास प्रीमिसेस हैं, प्रीवियस फैक्ट्स हैं, और प्रीवियस फैक्ट्स के मुताबिक आपका ये मानना है कि वो दुरुस्त हैं, बिलीव्ड टू बी ट्रू, ये बात है, ठीक है। बड़ी मशहूर एग्जांपल इसमें, मशहूर मरूफ एग्जांपल इसमें, ठीक है, डिडक्टिव लॉजिक की क्या है। आप कहते हैं ऑल दी मेन्स आर मॉर्टल, वी आर मैन हेंस वी आर मॉर्टल। दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो फ़ानी हैं, हम भी इंसान हैं लिहाजा हम भी फ़ानी हैं। अब ये जो आप कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं ना जी कि हम भी फ़ानी हैं, ठीक है, ये कोई 2-4 बंदों को आपने नहीं देखा कि आपने मोहल्ले में से या गली में से देखा कि 2-4 बंदे जनाब फौत हो गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, लिहाजा हमने भी प्यारे हो जाना, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह पाक की ज़ात ने रोज़े अज़ल से, जब से कायनात बनी है, ठीक है, तब से ये बात चलती आ रही है, तब से ही आप देखते आ रहे हैं कि इंसान दुनिया में आता है और अपना वक्त गुजार कर वापस चले जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो आप कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं कि हैंस वी आर मॉर्टल, हम भी फ़ानी हैं, ये जो कंक्लूजन ड्रा की है किसकी बुनियाद पर आपने ड्रा की है? वो 2-4 बंदों को देखे तो नहीं कहा आपने, प्रीमिसेस यानी प्रीवियस फैक्ट्स को देखा कि ऑल दी मेन्स आर मॉर्टल, ये प्रीवियस है, ये प्रीमिसेस हैं, ये प्रीवियस फैक्ट्स हैं, और उनके मुतालिक आपका यकीन है कि यह बात ऐसी ही है कि तमाम इंसान फ़ानी है, लिहाजा हम भी इंसान हैं, हम भी फ़ानी हैं, ठीक है। तो ये बड़ी मशहूर मरूफ एग्जांपल है आपकी डिडक्टिव लॉजिक के हवाले से। और मज़ीद एग्जांपल देखें, मैथमेटिक्स के हवाले से हम बात कर लेते हैं। मैं कहता हूँ ऑल दी स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, all these squares are rectangles and all rectangles have 4 sides. This implies, yeah, hence all squares have 4 sides. अब all the squares are rectangles, तमाम स्क्वायर रेक्टेंगल्स हैं, ये आपका प्रीमिसेस है, ये प्रीवियस फैक्ट है जिसको आप मानते हैं कि हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, होता कि नहीं होता, हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। एंड ऑल रेक्टेंगल्स हैव 4 साइड्स, और हर रेक्टेंगल की 4 साइडें होती हैं। हेंस अब कंक्लूजन आ गई, ये हिस्सा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, स्क्वायर्स हैव 4 साइड्स, तो ऑल दी स्क्वायर्स हैव 4 साइड्स, ये आपकी कंक्लूजन है। अब ये जो कंक्लूजन आपने ड्रा की है ये कोई 2-4 स्क्वायर्स को देखकर या 2-4 रेक्टेंगल्स को देखकर तो नहीं आपने ड्रा कर ली, आपने क्या किया, आपने हर स्क्वायर को देखा कि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल फैमिली से बिलोंग करता है, वो रेक्टेंगल है, ठीक है। लिहाजा रेक्टेंगल जो है उसकी 4 साइडें होती हैं, लिहाजा हर स्क्वायर की भी क्या होंगी, 4 साइडें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ प्रीमिसेस बन रही है, प्रीवियस फैक्ट्स बन रहे हैं, वो प्रीवियस फैक्ट्स आपके ये हैं, ये वाली लाइन कि ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। और मजीद एग्जाम्पल आपके सामने एक और देखें, all the cows are mammals and all mammals feed her babies, hence all cows feed her babies. ले जी, यहां पर जो प्रीमिसेस हैं, प्रीवियस फैक्ट्स जो हैं आपके, वो क्या है, ऑल दी काउज आर मैमल्स। यहां तक ये जो लाइन है कि हर गायें जो है वो मैमल्स फैमिली से बिलोंग करती है, ये प्रीमिसेस है, ये आपका प्रीवियस फैक्ट्स है जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, जिसको आप बिलीव टू बी ट्रू है, मानते हैं कि हर काऊ जो है, काऊ किस फैमिली से बिलोंग करती है, मैमल से। अगली बात, एंड मैमल्स, ऑल मैमल्स फीड हर बेबीज, और हर मैमल जो है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक है। तो कंक्लूजन अब क्या ड्रा करने लगे हैं, हेंस ऑल काउज फीड हर बेबीज, तो हर गाय जो है वो भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो अब ये जो आपने कहा ना कि हर गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ये आपने किसी एक आधी गाय को देख कर नहीं कहा, ठीक है। आपने देखा कि जितनी भी गायें हैं वो मैमल फैमिली से बिलोंग करती हैं, और मैमल जो फैमिली है, मैमल, हर मैमल जो है वो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, लिहाजा यहाँ पर हर गाय जो है
वो उसको दूध पिलाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई यहाँ पर? सही है। तो ये बेटा जी आपके पास यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने डिडक्टिव लॉजिक की आपको रखी, इंडक्टिव लॉजिक की। आई होप कि आपको चीज़ों की समझ आ रही होगी। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं इसमें, आप जितनी चाहे इसमें लंबी अपनी जो ये अपना लेक्चर आप उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चूँकि अपने इस चैप्टर के बारे से यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बेटा अगला जो चीज़ है वो आपके पास है जी प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशन देखें क्या होती है यहाँ पर। अब नेक्स्ट ले बेटा जी, नेक्स्ट यहाँ पर अब हम प्रोपोजिशन के मतलब बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लें, एक इंग्लिश का वर्ड होता है प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन ही है, प्रोपोजिशन है। PREP प्रेपो होता है यहाँ पर, ये PROP है, ये मैथमेटिक्स का वर्ड है प्रोपोजिशन। किस तरह डिफाइन करेंगे यहाँ पर प्रोपोजिशन को? अ डेक्लरेटिव स्टेटमेंट which is either true or false but not both, is called proposition। लफ्ज़ डेक्लरेटिव का क्या मतलब है? फैसला कुन बात। डेक्लरेटिव मीन फैसला कुन। अ डेक्लरेटिव स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, एक ऐसी फैसला कुन बात जिसकी सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो बात दुरुस्त है या गलत है, तीसरी बात कोई नहीं है। हाँ हाँ दुरुस्त भी है गलत भी है, ऐसा नहीं है। तो ऐसी डेक्लरेटिव फैसला कुन बात जिसकी सिर्फ दो पॉसिबिलिटी हो, या वो दुरुस्त हो या वो गलत हो, ठीक है, उसे आप प्रोपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर 2 + 2 = 4, बिल्कुल बात दुरुस्त है, एक प्रोपोजिशन है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ते हैं, बिल्कुल परिंदे हवा में उड़ते हैं, पानी में तो नहीं उड़ते परिंदे। ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। If x² = 4, this implies x is even। अगर x² 4 के बराबर है तो x एक इवन नंबर है, बिल्कुल बात दुरुस्त है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो मैंने बातें यहाँ पर लिखी हैं, ये तमाम की तमाम बातें क्या शो कर रही हैं? ये प्रोपोजिशन है और दुरुस्त है यहाँ पर। आप कोई गलत बात लिख लें, आप गलत बात लिख दें, आप कह देते हैं जी कि फैसलाबाद इज कैपिटल ऑफ पंजाब। फैसलाबाद जो है वो पंजाब का कैपिटल है, क्या बात दुरुस्त है? गलत है। ठीक है, लिहाजा ये आपके पास क्या होगी, है तो ये प्रोपोजिशन है लेकिन गलत बात है। तो आपके पास कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो आप लिखते हैं जो कि जिससे क्लियरली ये क्लियर कट नज़र आ रहा हो कि वो बात या दुरुस्त है या गलत है, उसे आप प्रोपोजिशन कहते हैं। अब आप रियल लाइफ में जब भी बातें करते हैं अक्सर, ठीक है, तो ज़्यादातर आपने गौर किया कि आप सिर्फ इसी दो तरह की बातें कर रहे होते हैं ज़्यादातर, या वो बात दुरुस्त होती है या वो बात गलत होती है। कभी आपने कोई ऐसी बात की है जो ना दुरुस्त हो ना गलत हो। ठीक है, अब वो उन एग्जाम्पल्स को यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ कि जो कि ना तो गलत हैं ना ही दुरुस्त हैं, यानी उन्हें मैथमेटिक्स में प्रोपोजिशन ही बोल सकते आप। वो देखें ज़रा, आप कहते हैं यानी नोट प्रोपोजिशन की मिसाल देने लगा। नोट प्रोपोजिशन पहली, आप कहते हैं लेट्स गो, चलते हैं। अब लेट्स गो में चलते हैं, इसमें कौन सी बात दुरुस्त है या कौन सी बात गलत है? ना कोई यहाँ पर दुरुस्त वाला पहलू नज़र आ रहा है ना गलत वाला पहलू नज़र आ रहा है। लिहाजा ये जो प्रोपोजिशन, ये प्रोपोजिशन नहीं होगी, ये जो स्टेटमेंट है प्रोपोजिशन नहीं होगी। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलें, ये एक हुक्मिया आपको कहा जा रहा है जुमला है। ठीक है, तो ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दें, तो इसमें ना कोई दुरुस्तगी वाला पहलू है ना कोई गलत वाला पहलू है, ये भी प्रोपोजिशन नहीं है।
व्हाट्स टाइम इज इट? ये भी आपके पास प्रपोजिशन नहीं है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू जी। अब ये मैथमेटिक्स की एग्जांपल लिखी मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू जी। आप कोई फैसला नहीं कर सकते यहाँ पर कि बात दुरुस्त है या गलत है जब तक आपको x y z की वैल्यूज ना पता चल जाए, ठीक है। आप x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, z 8 हो जाएगा, अब आप कह सकते हैं ये दुरुस्त है बात। लेकिन जब तक आपको x y z की वैल्यू यहाँ पर नहीं पता चलेगी, आप इसके मतलब कोई कंक्लूजन जो है वो ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। लिहाजा मैथमेटिक्स के वाले से ये भी क्या है, एक प्रपोजिशन नहीं है। क्लियर होगी बात? नहीं, क्वेश्चन मैथमेटिक्स की है लेकिन ये नॉट प्रपोजिशन है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि प्रपोजिशन और नॉट प्रपोजिशन की मिसाल क्या है, प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, एरिस्टोटेलियन एंड नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स जो हैं वो क्या होती हैं, उनकी तरफ देखते हैं अब यहाँ पर। ले बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर हम एरिस्टोटेलियन लॉजिक और नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक जो है उसके मुतालिक डिस्कशन करते हैं। देखिए जी, सबसे पहली बात आप ये याद रखें कि एरिस्टोटेलियन लॉजिक एक्चुअली डिडक्टिव लॉजिक्स हैं, उनकी टाइप्स में से हैं। आपने इंडक्टिव लॉजिक्स पढ़ी, आपने डिडक्टिव लॉजिक्स पढ़ी। डिडक्टिव लॉजिक्स जो डिपेंड कर रही हैं प्रीमिसेस के ऊपर, प्रीवियस फैक्ट्स के ऊपर। अब वो प्रीवियस फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करने वाली जो लॉजिक्स हैं, जो डिडक्टिव लॉजिक्स हैं, वो आगे से दो तरह की हैं। वो एरिस्टोटेलियन भी हो सकती हैं, नॉन एरिस्टोटेलियन भी हो सकती हैं। अब एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स किस तरह की हैं? डिडक्टिव लॉजिक्स इन विच एवरी स्टेटमेंट इज रिगार्डेड एज ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स। ऐसी तमाम डिडक्टिव लॉजिक्स, ऐसी तमाम, मैं फिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसी तमाम डिडक्टिव, यानी कि ये डिडक्टिव लॉजिक्स में से हैं। तो ऐसी तमाम डिडक्टिव लॉजिक्स जो जिनको या तो आप ट्रू लेते हैं या फॉल्स लेते हैं, एंड देयर इज़ नो अदर पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, उसे आप एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत मोस्टली टीचर्स और स्टूडेंट जो है मैंने देखा है वो कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोपोजिशन के हवाले से और एरिस्टोटेलियन लॉजिक के हवाले से। देखें, प्रोपोजिशन जो है और एरिस्टोटेलियन लॉजिक में थोड़ा सा फ़र्क है। वो एक डेक्लरेटिव स्टेटमेंट थी, वो जस्ट एक स्टेटमेंट है। आप एक कोई बात करते हैं ना, तो बात आपके पास क्या होती है, दो या सही होगी या गलत होगी, ठीक है। अब वो आपकी बात ज़रूरी तो नहीं कि वो किसी प्रीमिसेस या प्रीवियस फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रही हो, ठीक है कि नहीं, सही है। तो अब यहाँ पर आपने यहाँ पर जो फ़र्क देखना है वो है, यहाँ पर भी रिगार्डेड एज यही लिखा है कि आपकी वो हर स्टेटमेंट जो कि ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन उसके पीछे क्या है, डिडक्टिव लॉजिक का इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैंने एक टीचर को देखा, वो अपने स्टूडेंट्स को एरिस्टोटेलियन लॉजिक के मतलब कुछ ऐसे बता रहा था कि बेटा ये देखें क्लास में पंखा लगा हुआ है, अब या ये घूम रहा होगा या नहीं घूम रहा होगा, इस वक्त रात है या दिन है, या रात होगी या दिन होगी, ठीक है, या सुबह होगी या शाम होगी, सही है। तो ये जो स्टेटमेंट है जी, पंखा घूम रहा है या नहीं घूम रहा, यहाँ पर ये बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा, ये कोई एरिस्टोटेलियन लॉजिक एग्जांपल थोड़ी बनती है। इसमें मुझे सबसे पहले बताएं लॉजिक क्या है, पीछे कोई स्टेटमेंट, कोई वो रीज़न है। तो पंखा घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, इसके पीछे कौन सी रीज़न है? हाँ, या तो वो बताइए जी पंखा किस वजह से नहीं घूम रहा, लाइट नहीं आएगी, ठीक है, इस वजह से जनाब पंखा नहीं घूम रहा, ठीक है, पंखा ख़राब है, पंखा घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। इस तरह तो ज़िंदगी की हर मोड़ के ऊपर आप जब भी कोई बात करेंगे वो यही बात करेंगे, या ये काम हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, मैं खाना खा रहा हूँ या खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं सोया हूँ या मैं जाग रहा हूँ। इस तरह की जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपके पास, ये स्टेटमेंट तो आप कह सकते हैं इनको, लेकिन आप इनको लॉजिक्स में नहीं लेके आ सकते, इन्हें आप डिडक्टिव लॉजिक्स नहीं कह सकते, इन्हें एरिस्टोटेलियन लॉजिक नहीं कह सकते। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? पहली बात तो ये याद रखें। तो ये पंखा घूम रहा है या नहीं घूम रहा, ठीक है, बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा, ये कोई एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स नहीं है। एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स डिपेंड करती हैं प्रीमिसेस के ऊपर, प्रीवियस फैक्ट्स, कोई रीजंस होनी चाहिए, उन रीजंस को इस्तेमाल करके आपने कंक्लूजन ड्रा करनी है। सुने, आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, कहता है जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, दो रियल नंबर ए और बी हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ये है कि ए इक्वल टू बी है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रीमिसेस, प्रीवियस फैक्ट्स जो हैं वो रियल नंबर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, और रियल नंबर्स के मुतालिक आप जानते हैं, ठीक है, उनकी नेचर किस तरह की होती है। अब ये स्टेटमेंट जो है या तो दुरुस्त होगी या क्या होगी, गलत होगी। बातें दो ही हो सकती हैं कि आप कोई से दो रियल नंबर उठाते हैं, रियल नंबर में दो रियल नंबर उठाते हैं, उनके दरमियान रिलेशन दो तरह की हो सकता है, या तो वो दोनों दुरुस्त होंगे या वो दोनों क्या होंगे, नॉट इक्वल टू होंगे। तो बात या तो ये दुरुस्त हो जाएगी, अगर इक्वल हुए तो बात दुरुस्त हो जाएगी, नॉट इक्वल तो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आप एक डाई को थ्रो करते हैं और एक डाई को थ्रो करने के बाद आप कहते हैं जी यहाँ पर जो आउटपुट निकलेगी वो और नंबर होगी,
ठीक है। अब इसके पीछे जो प्रीमिसेस है, प्रीवियस फैक्ट्स है, वो आप जानते हैं कि डाई के ऊपर जितने जो छः नंबर लिखे हुए हैं वो या तो ओड है या क्या है, इवन है। तो अब आपने जो कंक्लूजन इसके ऊपर ड्रा की है कि डाई को थ्रो करने के बाद ओड नंबर आएगा, ठीक है। अब आ गया तो आपकी बात दुरुस्त है, ना आया तो आपकी बात गलत है, ठीक है। तो बातें दो ही होनी चाहिए, या तो वो दुरुस्त होनी चाहिए या गलत, लेकिन उनके पीछे क्या है, प्रीमिसेस होनी चाहिए, प्रीवियस फैक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। और प्रीवियस फैक्ट्स आप जानते हैं कि डाई के ऊपर 6 नंबर है, 6 के 6 नंबर या ओड है या इवन है। हाँ, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने डाई थ्रो की है, एक ही वक्त में उसके ऊपर इवन नंबर भी नज़र आ रहा है, ओड नंबर भी आ रहा है, तो दोनों बातें तो नहीं हो सकती कि नहीं हो सकती, ठीक है। ऊपर आपने 2 एग्जाम्पल देखी थी, एक मैमल्स वाली, ठीक है। मैमल्स में मैंने कहा था कि ऑल दी काउज आर मैमल्स एंड एवरी मैमल्स, ऑल दी मैमल्स फीड हर बेबीज़। हर गाय जो है वो मैमल है, और मैमल जो है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक है। लिहाजा यहाँ पर गायें जो है वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाएगी। तो अब यहाँ पर गायें हर गाय अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ये जो मैंने कंक्लूजन ड्रा की है ये किसके ऊपर है, प्रीमिसेस के ऊपर है, प्रीवियस फैक्ट्स हैं। प्रीवियस फैक्ट्स मेरे पास ये हैं कि जनाब वो हर मैमल जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती है। लिहाजा कंक्लूजन जो ड्रा की है कि गायें जो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, सही है। तो क्या होगा, ये बात दुरुस्त है, गलत तो नहीं है। फिर यहाँ पर मैंने जो स्केयर वाली एग्जांपल दी आपको कि एवरी स्केयर इज़ अ रेक्टेंगल एंड एवरी रेक्टेंगल हैज़ अ 4 साइड्स, हैंस एवरी स्केयर हैज़ अ 4 साइड्स, ठीक है। तो ये भी एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स में आ जाएगी बात ये, ठीक है। ये बात दुरुस्त है। अब इसके पीछे क्या है, प्रीमिसेस कि हर स्केयर जो है वो रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की 4 साइडें होती हैं। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई यहाँ पर। तो ये इस तरह की जो स्टेटमेंट देना कि क्लास में पंखा लगा हुआ है, या तो वो घूम रहा होगा या नहीं घूम रहा होगा, बल्ब जल रहा होगा या नहीं जल रहा होगा, ठीक है। इस तरह तो ज़िंदगी के हर मौके के ऊपर आप हर बात को सिर्फ इस तरह कह सकते हैं, मैं ये काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ नहीं खा रहा हूँ। तो ये आपके पास एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स नहीं है, ये जस्ट एक स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स। नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स और एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स में बात फिर वो ये डिडक्टिव लॉजिक्स की एग्जांपल्स में आएंगी। डिडक्टिव लॉजिक्स में अगर आपको ऐसी लॉजिक्स मिले जिनकी सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हों, आइदर उसमें हर स्टेटमेंट या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, तो उसे एरिस्टोटेलियन लॉजिक कहेंगे। और नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक में आपके पास थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी और मे बी मोर, 5वीं पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, आल्सो पॉसिबल। अगर आपके पास डिडक्टिव लॉजिक में, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि आपके पास ट्रू और फॉल्स, इसके अलावा अगर तीसरी या चौथी पॉसिबिलिटी भी पॉसिबल हो कंक्लूजन ड्रा करने में, तो उस तरह की लॉजिक को आप नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक बोलते हैं। सम टाइम हमारे पास मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास जो कंक्लूजन होती है वो अनडिसाइडेड होती है, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो नहीं, लेकिन आप ये जो सोशल साइंसेस में, स्टैटिस्टिक्स में चले जाएँ, आप मेडिकल साइंस के शोबे में आ जाए, मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपके पास मैं शेयर करूँगा जिसमें पॉसिबिलिटी है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी होती है। मिसाल के तौर पर आपकी बुक की ही एग्जांपल लिखी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, कि 2 टीम्स के दरमियान आप मैच होता है, ठीक है, टीम ए और टीम बी के दरमियान। अब आप ये कंक्लूजन टीम ए और टीम बी के दरमियान जो मैच हो रहा है, उसके मैच के रिजल्ट के मुताबिक आप कंक्लूजन 3 तरह के ड्रा कर सकते हैं। उसके मैच के ऊपर आप 3 तरह की कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं, और वो जो 3 तरह की कंक्लूजन आप ड्रा कर रहे हैं ना, वो आपके फिर प्रीमिसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो पहले भी आपने मैच इस तरह के देखे हुए हैं कि क्या कंक्लूजन्स होती हैं, ये नहीं कि पहली मरतबा मैच देख के आप कह रहे हैं, सही है। अब आप जानते हैं कि क्या होगा, या तो टीम ए विल विन दी मैच, या टीम ए मैच जीत जाएगी, या फिर टीम बी मैच जीत जाएगी, या फिर क्या होगा, मैच टाई हो जाएगा, मैच बराबर हो गया। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो ये तो अब आप कहेंगे जी कि ये तो एग्जांपल हमें मालूम है। दूसरी एग्जांपल सुने, मेडिकल साइंस के शोबे में एक बंदा बीमार है, उसको बुखार हो गया, उसके जिस्म में दर्द हो गई शुरू, ठीक है। आप डॉक्टर को कॉल करते हैं, डॉक्टर आता है, ठीक है, डॉक्टर कहता है जी मैं इसे इंशाल्लाह मेडिसिन दूंगा तो बंदा ठीक हो जाएगा। ये वो कह गया कि मेडिसिन दूंगा तो बंदा ठीक हो जाएगा, मेरी मेडिसिन से बंदा ठीक हो जाता है। आपने उसको मेडिसिन दी, मेडिसिन लेने के बाद घंटा 2 घंटा या एक पूरा दिन 24 घंटे गुजर गए, डॉक्टर दोबारा आता है, पूछता है पेशेंट से जी कैसी तबीयत है आपकी। अब वो पेशेंट 3 तरह का जवाब दे सकता है, या तो वो कहेगा आपकी दवाई से मुझे बिल्कुल आराम आ गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, या वो कहेगा आपकी दवाई से बिल्कुल आराम नहीं आया मुझे, या फिर वो ये भी कहेगा कुछ तबीयत ठीक है, कुछ तबीयत ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो अब यहाँ पर थर्ड पॉसिबिलिटी आ गई कि नहीं आ गई यहाँ पर?
सही है। तो इस तरह की तमाम जो आपके पास एग्जांपल्स हैं जिसमें थर्ड फोर्थ पॉसिबिलिटीज़ आपके पास पॉसिबल हो, ठीक है, उन्हें आप कह सकते हैं डिडक्टिव लॉजिक्स में, सॉरी वो नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स हैं, ठीक है। तो ये जनाब यहाँ पर एक्चुअली लॉजिक क्या चीज़ है, फिर डिडक्टिव लॉजिक देखिए, ये तमाम चीज़ें आपने देखी, ठीक है। ये टॉपिक आपका एक्चुअली फ़िलासफ़ी का टॉपिक है, ठीक है। मैं जैसे मैंने शुरू में बताया कि इस टॉपिक के ऊपर आप घंटों जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अपने दायरे को थोड़ा सा महदूद रखते हुए इसके मतलब डिस्कशन की है, सही है। मुझे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों को बताएं, शेयर भी करें, दूसरे दोस्तों को बताएं, उनकी भी हेल्प हो, और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।